इसराइल और ईरान की जंग को लेकर एक बड़ी बातचीत हुई है, बड़ी डिबेट हुई है। आप इस डिबेट को पूरा देखकर जाना, क्या क्या कहा है लोगों ने, ये जंग शांत होगी या नहीं होगी, सारी बातें इस डिबेट में आपको पता चल जाएंगी। लास्ट तक जरूर देखकर जाना। क्या ईरान को बमबारी से झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? क्या इजराइल इस बात को लेकर वो सोच रहा है कि वो ये आक्रमण करेगा तो ईरान पीछे हटेगा? प्रणय, देखिए, अगर आप बात देखें ईरान को, तो ईरान एक बड़ा सिविलाइजेशन स्टेट है। अगर ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखें तो ईरान एक बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में क्षेत्रफल का बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में केवल बमबारी के जरिए ईरान को पूरी तरह से तोड़ देना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर क्या बमबारी जारी रह सकती है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। हाँ में इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें लगातार बीते 3 दिनों से जिस तरीके का एक्शन इसराइल का जारी है, इसराइल के ने जो ईरान के एयर डिफेंसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज किया है। ये क्लासिक मिलिट्री ऑपरेशन के टर्म्स में यदि आप देखें श्वेता, तो साफ तौर पर नजर आता है कि क्या आपने वहां पर न केवल मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केवल ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना नहीं है, बल्कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना है। क्योंकि इजराइल भी अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान जो है पलटवार की कार्रवाई कर सकता है, और ऐसे में जो पूरी ताकत लग रही है वो ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको डिमिनिश करने में, उन्हें खत्म करने में लग रही है। और इसीलिए आपको जो तमाम लोकेशंस पे नजर आ रहा है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि ईरान के एयर स्पेस के अंदर इजराइल के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से जो एयर स्पेस डोमिनेशन इस समय इजराइल वहां पर कर रहा है। जाहिर तौर पर ये सारी चीजें अमेरिका की आप शय कह लीजिए, मदद कह लीजिए, उसके बिना मुमकिन नहीं है। यानी एक पूरा स्ट्रेटेजिक मूव है। अभी फिलहाल ईरान अलग थलग नजर आ रहा है। ये बात सही है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। कई बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो तेल अवीव के अंदर भी गिरी हैं। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है उसे बंद किया गया है, वहां भी कई अटैक हुए हैं। इसके अलावा जो रोशद एरिया है वहां पर भी कई जगह पर अटैक्स की खबर आ रही है कि कई मिसाइल्स गिरी हैं, लेकिन फिर भी लार्जली ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ऐसे में ये जो सवाल है कि क्या ईरान को झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, वो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ईरान को कमजोर जरूर किया गया है। साथ ही बीते 7-8 सालों से ईरान के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस लगे हुए थे श्वेता, ऐसे में ईरान की जो क्षमता है वो काफी हद तक कम हुई है। लेकिन फिर भी पिछले काफी समय से ईरान को भी इस बात का असेसमेंट था, इसलिए ईरान ने अपनी बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो जमीन के नीचे मिसाइल के जो स्टोरेज हैं, बंकर्स हैं, वो बना रखे हैं। आपको याद होगा कि सवाल लेकर यहीं से इसी सिरे को उठाकर मैं ग्रुप कैप्टन पांडे आपके पास आना चाहती हूँ कि इजराइल कह रहा है, और इजराइल ने निशाना भी बनाया है उन ठिकानों को। इजराइल ने पहले इंटेलिजेंस गैदर किया और उसके बाद उसने अपने ऑब्जेक्टिव को मीट किया है। लेकिन अगर जो अशरफ बात कह रहे हैं ना कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का दागा जाना, ये जो सोचा जा रहा था कि ईरान को पूरी तरीके से इजराइल ने लाचार कर दिया है, उसके बाद वो अपनी तरफ से अगर इस तरह की मिसाइलें दागता है, ईरान के पावर को, ईरान की शक्ति को, ईरान के पलटवार के दम को किस तरीके से आप आंकेंगे? और वो जो उसके ठिकानों को ऐसी जगह बनाना जहां दुश्मन न पहुंच सके, इस बात को भी देखिए। आजकल जो युद्ध होते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोनों का कोलेशन करने के बाद ही ये प्लान किया जाता है कि क्या क्या ग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो और किस प्रकार से ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए जाएं। तो बड़ा साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से उन्होंने नंतास की बात हो रही है, जिस प्रकार से न्यूक्लियर फैसिलिटी थी और कितनी गहराई में, लगभग वो कहते हैं कि 50 मीटर जो है अंडरग्राउंड जो बनाने शेल्टर्स बना रखे हैं, वहां पर उन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट की है। तो वो जानता है कि हमने देखा कि गाजा में भी ऐसे ही अंडरग्राउंड हमको जो काफी लंबी लंबी हमको जो है गैलरीज मिली। तो वो साफ बताता है कि वो भी जानते हैं कि इजराइल के अंदर जो ताकत है और जो अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद उनको कहीं भी बचना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ब्लास्टिक मिसाइल को जिस प्रकार से डेवलप किया गया है, वो अपनी क्षमता को डेवलप किया है समय के साथ ईरान में, वो जो है अब काम आ रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, उनके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे इजराइल के। एक तो जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंपेयर करना, दूसरा उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जो है ऐसे उस लेवल पर लाना कि वो इजराइल को कोई खतरा ना बन सके, और तीसरी बात जिसकी बात हो रही है कि जो कि अभी दबे लफ्जों में हो रही है कि वहाँ की रिजीम को चेंज करना, क्योंकि रिजीम चेंज करने के लिए 4 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, जो कि अगर देखें तो पहले तो मिस्टर नेतन्याहू ने बोला कि लोग जो आगे आए बढ़े। दूसरा, वहाँ के इंटरनेट बंद है और अब स्टार लिंक
जो है सुविधा ईरान के लोगों को देने जा रहा है। उद्देश्य क्या है स्टारलिंक का? पहली बात कि लोगों को ये बताना कि जो डैमेज हुआ है ईरान में वो आम लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि कुछ लेवल तक उनको पता चल रहा होगा। साथ में अगर तख्ता पलट करनी है तो वहां को लोगों को आने के लिए कोऑर्डिनेशन करना होगा, मिलना होगा, विचारधाराओं को एक्सचेंज करना होगा। सॉफ्ट पावर में समय लगता है, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज, उसके लिए आपको एनवायरमेंट देना पड़ेगा। तीसरी बात जो हुई है, प्रिंस पहलवी ने कहा है कि अब जो है सीमाएं जो है लांघ दी हैं जो खोमेनी रिजीम ने, अब उनको जो है छोड़ना चाहिए तख्ता और जो है सारी पावर दे देनी चाहिए। देखिए, कहना आसान है, करना मुश्किल है। और साथ में जिस प्रकार से इंटरनल क्राइसिस है, हमें पता है कि किस प्रकार से वहां के जो लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन है, उनका जो लिटरेसी रेट है बहुत हाई है, 90% से ऊपर लिटरेसी रेट है यहाँ की। इसका मतलब वहां के लोग समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। साथ में हमको यह नहीं बोलना चाहिए कि जब इन दोनों देशों बीच में विवाद पैदा हुआ उसके पहले ईरान में और इजराइल में सांस्कृतिक संबंध हुआ करते थे। खैर वो कल की बात होगी। तो इन सबको देखते हुए तख्ता पलट की तरफ जो है मुझे लग रहा है कि अब जो है एक जो गुप्त एजेंडा है, या अब तो कहा जाना चाहिए कि खुल गया है कि तख्ता पर रिजीम चेंज इज द नाउ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। चलिए, वाकई सही कह रहे हैं आपकी। और भी कई तरीके इसके हो सकते हैं। इसमें एक तरफ आप उसको कमजोर कर रहे हैं मिलिटरीली, उसके साथ इस तरह के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सुमित, आपको लगता है दुनिया के देश अभी खुलकर वैसा रुख अपना नहीं सामने रख रहे हैं? ईरान जरूर चाह रहा है कि देश बाकी उसके साथ रहें, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका, पर अमेरिका खुलकर आएगा इस तरह की लड़ाई में? देखिए, बिल्कुल अमेरिका का आना मजबूरी हो जाएगा। अगर आप देखें कि मिडिल ईस्ट के पूरे एरिया के अंदर एकमात्र देश जो लगातार अमेरिका और इजराइल को टक्कर देता है या फिर लगातार उनको चैलेंज करता है, वो सिर्फ ईरान है। और ईरान ये लंबे समय से करता है। लगातार कड़े सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियारों से, पैसे से, हर तरीके से मदद करता है। और जहां तक इजराइल ये कहता है कि हम उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, लीडरशिप के खिलाफ रिवॉल्ट कर दीजिए, उसका वजूद खत्म, वो कर पाना बहुत मुश्किल है अभी के मौजूदा समय में। क्योंकि उसका एक छोटा एग्जांपल हमने लेबनान में भी देखा, जहां पर शिया कम्युनिटी या हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या हिजबुल्लाह खत्म हो पाया? बिल्कुल नहीं। हिजबुल्लाह लगातार अपने आप को रिवाइव कर रहा है। हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे उनके पास हथियारों का जखीरा भी पहुंच रहा है। तो आप मानिए ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इजराइल ये समझता है कि ये अगर आपको लंबे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो निश्चित तौर पर ईरान की लीडरशिप को खत्म करना या फिर उसको आप कह सकते हैं मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। क्योंकि फिर प्रॉक्सीज भी लगातार इसी तरीके से एक्टिवेट होते रहेंगे और इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनते रहेंगे। तो इजराइल अमेरिका की मदद से ये कोशिश कर रहा है कि वो ईरान को हैंडल कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान भी ये जानता है कि अगर उसने अब घुटने टेके या वो बैकफुट पर आया तो निश्चित तौर पर उसके वजूद को एक बहुत बड़ा खतरा होगा, उसकी लीडरशिप को, उसकी आइडियोलॉजी को। सही बात है। और अमेरिका का प्लान भी काफी ऑब्वियस है इसमें। इस प्लान जैसा आपने देखा भाइयों इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने के बाद हालात लग नहीं रहे हैं कि ये जंग रुकेगी, क्योंकि इजराइल एक ऐसा पावरफुल देश बन चुका है, क्योंकि इस पे अमेरिका का साथ पूरा 101%। इसी वजह से ये पावर में मेरे भाई, ये जितनी तेजी से ये अपना, इन्होंने जब बोला है ना 14 दिन ऑपरेशन रहेगा, मतलब 14 दिन का ऑपरेशन, 14 दिन में हमला करता रहूंगा, तो भाई ये पूरा हमला करता रहेगा 14 दिन। और लगातार मिसाइलें दागे जा रहा है। और ये मिसाइलें मैं आपको बता दूं उधर से भी आ रही है, ऐसा नहीं है ईरान शांत बैठा है। ईरान भी मिसाइल पे मिसाइलें दागे जा रहा है, दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं। और ये मिसाइलें जो जा रही है जॉर्डन के ऊपर से होके जा रही है। जॉर्डन एक देश है जिसके ऊपर से होके जा रही है। अगर जॉर्डन से ईरान ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है, अगर तू डिफाइन करता है, इनको बीच में गिराता है, तो दोनों तरफ की गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेरे तरफ की गिराए और इजराइल की मिसाइलें जो है हम तक पहुंचे, वरना उससे जंग रोककर हम तेरे साथ जंग शुरू कर देंगे। तो जॉर्डन बिल्कुल शांत हो चुका है। अब जो ये जंग चल रही है इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, और इसमें साफ साफ चीन भी उतर आया है। चीन ने बोल दिया है उसको, ईरान को, कि हम तेरे साथ हैं, और रशिया ने भी बोल दिया है कि हम तेरे साथ हैं। लेकिन ईरान एक अपने आप में एक पावरफुल देश है, वो भी कोई कमजोर देश नहीं है, तभी बराबर का मुकाबला चल रहा है। उधर से भी मिसाइलें दागी जा रही है, इधर से भी मिसाइलें दागी जा रही है। लेकिन जितनी जल्द ये हालात सुधर जाए, अगर ये जंग नहीं रुकी तो बहुत नुकसान होने वाला है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर ये जंग नहीं रुकती है। तो ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। वरना अगर जिस टाइम भी अगर रशिया या चीन उतर आए इस जंग में, तो अमेरिका का भी उतरना 100% पक्का है। उसके बाद तो भाई इस जंग को रोकना, क्योंकि जो जंग रोकने वाले हैं फिर वही अगर जंग में उतर आएंगे तो ये जंग रोकनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर इसी को बोलते हैं भाई वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद ये जंग
हर एक देश में शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक का साथ, एक ना एक को साथ देना ही होगा किसी ना किसी का। इसी तरीके से जो दूसरे खिलाफ होंगे वो उन पर हमला करेंगे। तो भाई यही कहता हूं मैं तो, बस जल्द से जल्दी जंग रुक जाए और सब चैन और अमन से जीते रहें। और ऐसा नहीं है कि इजराइल और ईरान की जंग से सिर्फ उन्हीं का नुकसान है, उन दोनों का नुकसान है, भाई सबका नुकसान है। क्योंकि ईरान से जाता है तेल, जगह जगह तेल जाता है, इंडिया में भी आता है, तो वो तेल आना बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा भाई, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि तादाद कम हो जाएगी पेट्रोल डीजल की, तो उसके दाम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। इजराइल से भी बहुत माल है जो इंडिया आता है, तरह और जगह जगह भी आता है। ईरान का भी नुकसान है, इजराइल का भी नुकसान है, और भी कंट्रियों का नुकसान है, क्योंकि भाई माल पहुंचेगा नहीं तो उसकी खुद ब खुद महंगाई बढ़ जाएगी। तो इससे हर एक देश के व्यक्ति के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हम मान लो अभी 50 रुपए लीटर कोई पेट्रोल खरीद रहा है, तो उसकी कीमत कम से कम में तो 80-90 हो जाएगी। एक जनरल बात कह रहा हूँ आमतौर पर, वैसे तो क्या मतलब 80-85 का रेट है डीजल का, मगर एक जनरल बात कह रहा हूँ, अगर इतना रेट है तो कम से कम इतना रेट बढ़ जाएगा अगर माल आना बंद हो जाएगा। ईरान से डीजल पेट्रोल आता है भाई, और इधर से मतलब इजराइल से भी कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसी बहुत सारे आइटम आते हैं भाई। इससे सभी का नुकसान है। अगर किसी भी देश में जंग चलती है, एक से एक का लेन देन रहता है भाई, और वो रुक जाता है, फिर इनके जंग के दौरान वो रुक जाता है। इससे हर एक कंट्री पे फर्क पड़ता है भाई। अगर ये जल्द से जल्द जंग रुक गई तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, रेट भी सबके वही रहेंगे। अगर ये जंग चलती रही तो भाई आने वाले टाइम में हर एक चीज पे महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मतलब माल इंडिया से जाना ही बंद हो जाएगा, सब मतलब यहाँ से नाश जाता है वो भी बंद हो जाएगा भाई, सप्लाई बंद हो जाएगी, बिकना बंद हो जाएगा, और आना ही बंद हो जाएगा। तो खुद ब खुद रेट इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो भाई यही चाहता हूँ मैं तो, जल्द से जल्द ये जंग रुक जाए और सब कुछ ठीक हो जाए।